हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा हमारा जो मिशन कांस्टेबल 2026 का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है और उसी के तहत हम जो है आपको अब की बारी वर्दी हमारी, ये हमारा लक्ष्य है कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं 11 मई से ये जो लेक्चर्स हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके तहत आपको स्टैटिक जीके में भारत, विश्व और मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो लेक्चर्स हैं वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके साथ साथ जो कंप्लीट फ्री बैच है वो ओनली ऑन यूट्यूब पर आपको हमारे मिल जाएगा। वीएस क्लासेस का जो ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, वहां पर आपको पूरे लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। और मिशन कांस्टेबल के तहत मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ स्टैटिक जीके का पार्ट है, और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं, नया विषय शुरू होने वाला है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसके तहत हर वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है, इस बार भी बता रही हूँ, आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा वीएस क्लासेस की जो ऑफिशियल चैनल है वहां पर। साथ ही साथ आपको डेली क्लासेस जैसा कि आपको मिल ही रही हैं, ठीक है, वीकली टेस्ट सीरीज होगा, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बताया गया है। मॉक टेस्ट आपका होगा, डाउट क्लासेस रहेंगी और रिकॉर्डेड बैकअप भी रहेगा आपका, यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये उन्हें पता हो। अब इसी के साथ साथ आपको मैंने जो बताया कि जो पीडीएफ है, जो नोट्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उसका जो सोर्स है वो ये दो क्यूआर कोड है। एक तो जो आपको इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसमें क्या है, आपको शॉर्ट वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे। शॉर्ट वीडियो किन इश्यूज से रिलेटेड होंगे, कोई भी अपडेट आ रही है, कोई अपॉइंटमेंट हो रही है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो आपको बताई जाएंगी, कोई जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, कोई बर्निंग इश्यूज हैं, वो सारे जो इश्यूज हैं वो आपको कम समय में कवर करके दिया जाएगा यहाँ पर। अब इसके साथ साथ जो मैथ्स की ट्रिक्स हैं, जैसे आप मैथ्स रीजनिंग वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसके तहत आपको हम ट्रिक्स वगैरह यानी कैसे आप जल्दी से जल्दी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको अगर चाहिए है तो आपको ये क्यूआर कोड टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगा हमारे, और वहां पर जो भी पीडीएफ नोट्स आपको एक्सेस चाहिए है वो आपको इसके थ्रू मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपको कॉन्टेक्ट दिख रहा है स्क्रीन पर, ये हमारा ऑफलाइन कॉन्टेक्ट है। यहाँ पर आप डीएम करिए, कॉल करिए, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो क्वेरीज हैं वो आप यहाँ पर कॉल करके जो भी आपका सवाल है वो पूछ सकते हैं। और अगर कोई बच्चा है जो हॉस्पिटल असिस्टेंट का हमने पिछले कई लेक्चर्स में बताया है, वो अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो स्कूल का सिलेबस है वो भी ऑनगोइंग है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपने विषय की बात कर लेते हैं। आज है लेक्चर 17, ये 18 लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर याद रखिएगा। आज लेक्चर 17 है, ठीक है, जिसमें हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, यूनेस्को के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यूनेस्को यानी विश्व धरोहर जो स्थल है उसका आज पहला लेक्चर है, इसलिए यहाँ पर मैंने पार्ट 7 लिखा है। इसके पहले आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया है, इसके पहले स्टैटिक जीके में भारत के संदर्भ में मैंने आपको जो प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो मैंने बताया था, जो कृषि से जुड़ा, पशुपालन से जुड़ा, विज्ञान से या सुरक्षा से जुड़ा, ये सब कुछ कवर हो गया था। इसके साथ साथ अवार्ड्स एंड ऑनर्स, वो भी आपका स्टैटिक जीके का पार्ट था, जिसमें भारत रत्न, पद्म जितने भी पुरस्कार हैं वो कवर हो गया था, खेल पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार, ये सब कुछ कवर हो गया था। और जो भी टॉपिक आपको मैं पढ़ा रही हूँ उसमें आपको करंट अफेयर तो बताया ही जाएगा, अगर कोई करंट चेंजेस हुए हैं तो वो बताया जाएगा। साथ ही साथ कोई भी अगर पुरस्कार अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें अगर जो भी पुरस्कार मैं आपको पढ़ा रही हूँ, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई, ये सब कुछ आपको लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, विश्व विरासत स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं उसके बारे में हम शुरू करने वाले हैं एमपी कांस्टेबल 2026 के तहत। ठीक है, तो आपको एक बार टॉपिक क्लियर हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एमपी कांस्टेबल 2026। और
जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके तहत भी आप ये सारी चीजें पढ़ करके एग्जाम्स दे सकते हैं, क्योंकि जो भी हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, तो संपूर्ण आपको थ्योरी पूरा करवाया जाएगा। यहाँ पर करंट अफेयर जो है वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगी, और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो आते हैं, जो गत वर्षों में आ चुके हैं, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जो भी लोग देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, मैं उनको बार बार बोलती हूँ कि ये एक सुनहरा अवसर है, इसका फायदा उठाइए, आनंद उठाइए, लेकिन साथ साथ जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरे लेक्चर प्रोवाइड करवाने वाला चैनल शायद ही, दावा नहीं कर रही हूँ, पर शायद ही होगा जो आपको पूरे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं, कोई भी ऐसा देश है, ठीक है, जो चाहता है कि शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक तौर पर पूरे देश में शांति फैले और हम इनको बढ़ावा दें, शिक्षा को बढ़ावा दें, संस्कृति को बढ़ावा दें, और इसी कारण से यूनेस्को जो है उसकी शुरुआत हुई थी। यानी कोई भी ऐसा स्थल है, झील है, कोई स्मारक है, कोई बड़ी जगह है जो अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा अलग है, जिन कारणों से उन्हें यूनेस्को में रखा जाता है। और ऐसे जो स्थल होते हैं, झील होती हैं, जो थोड़ा अलग होती हैं बाकी सारी जो प्लेसेस हैं उनसे, और उनकी जो यूनिवर्सल वैल्यूज होती है वो बहुत ज्यादा यूनिक होती है अपने में। और उस यूनिकनेस के कारण हर देश अपने अपने देश में जो भी ऐसे साइट्स होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, झीलें होती हैं, रिवर्स होते हैं, उन्हें यूनेस्को में शामिल करवाने की होड़ रहती है। हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे और मैं आपको सारे जो भी हैं इंपॉर्टेंट वाले वो आपको कवर करवाऊंगी। तो आपको समझ में आया, जो भी शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, सांस्कृतिक तौर पर कुछ अलग महत्वता रखते हैं, उन्हें सार्वभौमिक मूल्य रखते हैं, उन्हें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। अब यूनेस्को की स्थापना देखते हैं। मैंने आपको थ्योरी बताई कि यूनेस्को क्या है। फैक्ट जानिए, यूनेस्को की स्थापना जो है, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ और ज्यादा क्लियर दिखे। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की स्थापना हो गई थी। ठीक है, क्या बताया मैंने? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई थी यूनेस्को की। अगर हम भारत में इसके आने की बात करते हैं तो ये 1970 के दशक तक आप मान सकते हैं आधिकारिक तौर पर। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय आज पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, वर्तमान महानिदेशक यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पूर्व महानिदेशक हैं। अगर हम अभी की बात करते हैं करंट अफेयर की, तो 15 नवंबर 2025 को ये चेंज हो चुके हैं। पूर्व वाले का भी नाम आपको याद होना चाहिए। जो पूर्व महानिदेशक हैं यूनेस्को के, उनका नाम तो आपको याद रखना है, ऑड्रे ऑजले। लेकिन जो नए हैं उनका नाम याद रखिएगा। जो नए महानिदेशक हैं उनका नाम है खालिद एल इनानी। ये पहले ऐसे महानिदेशक हैं जो अरब कंट्रीज से आते हैं। इसके पहले जिनके बारे में आप देख रहे हैं, जो खालिद एल इनानी हैं, वो आर्कियोलॉजिकल जो भी साइट्स होती हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज रखते हैं, और ये अभी यूनेस्को के करंट जो महानिदेशक हैं वो हैं। तो मुख्यालय पेरिस में है। अब मुख्य उद्देश्य क्या होता है यूनेस्को का? मैंने आपको बताया, यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति यानी एजुकेशन, साइंस और कल्चर के माध्यम से पूरे देश में शांति को बढ़ावा देने का कार्य करता है।
कोई भी ऐसा स्थल है जो अपने आप में कुछ अलग यूनिवर्सल वैल्यू होल्ड करता है, उन सारे स्थलों को, स्मारकों को, झीलों को, वनों को यूनेस्को अपनी धरोहर में शामिल करता है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उसके पहले एक प्रॉपर डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं सो दैट आपको एक बार क्लैरिफिकेशन मिल जाए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का अर्थ होता है ऐसे विशेष स्थान, स्मारक, वन, झील, भवन जो अपने असाधारण सार्वभौमिक मूल्य यानी बाकी सारे बिल्डिंग से बहुत ज्यादा अलग हों, बाकी सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उनसे अलग हों, उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखते हों, इंटरनेशनली कोई वैल्यू होल्ड करते हो, उन्हें यूनेस्को इनके संरक्षण के लिए तकनीक और वित्तीय सहायता देता है। तो यूनेस्को सिर्फ अपने साइट्स में इन्हें शामिल नहीं करता है, जो अलग यूनिवर्सल वैल्यू होल्ड करते हैं उन्हें फाइनेंशियली भी हेल्प करता है और टेक्नोलॉजिकली भी उस विरासत को संजो के रखने की कोशिश करता है। तो जो भी देश हैं जो अपने यूनिवर्सल जो अलग वैल्यू रखते हैं, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे झील हो, रिवर्स हो, उन्हें इस कारण से उन साइट्स में रखा जाता है ताकि सर्वेलेंस में यूनेस्को उन्हें रख सके और हमेशा उसकी देख रेख अच्छे तरीके से हो सके। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और चीजें जान लीजिए। इसके बाद आप विश्व धरोहर स्थलों का जो वर्गीकरण है वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले जानिए, अगर मान लीजिए हम भारत की बात कर रहे हैं तो आखिर एक बार आप सोचिए कि यूनेस्को या जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट आती हैं या लिस्ट में शामिल होती हैं जो भी साइट्स होती हैं, वो कैसे पता चलता है यूनेस्को को? तो यहाँ पर एक टर्म ये समझिए कि हर देश में एक अलग ये समझिए कमेटी होती है जो नॉमिनेशंस भेजती है अपने देश की तरफ से। हम भारत के संदर्भ की बात कर रहे हैं, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के विश्व धरोहर स्थलों को जान रहे हैं, तो भारत से नॉमिनेशंस जो है वो ASI की तरफ से जाता है। ASI मींस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है ये अपने देश में ऐसे स्मारक, झीलें, ठीक है, बिल्डिंग्स, इमारतें जो कुछ अलग यूनिवर्सल वैल्यू होल्ड करते हैं उनकी नॉमिनेशंस भेजती है यूनेस्को को। अब यूनेस्को के पास मान लीजिए 2 से 3 जो है नॉमिनेशंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सेंड कर दिया, तो अब यूनेस्को किस तरीके से तय करती है कि वो वैल्यू होल्ड करती है या नहीं, उसे हेरिटेज साइट में शामिल करना है या नहीं, ये यूनेस्को कैसे तय करती है? तो यहाँ पर 2+1 एक कमिटी या फिर आप उसे काउंसिल और यूनियन कह सकते हैं, जो इनकी एडवाइजरी कमिटीज होती हैं, एडवाइजरी कमिटी होती है जो ये तय करती है कि कोई भी अगर नॉमिनेशंस आ रहे हैं उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर स्थलों में शामिल करना है या नहीं करना है। क्या बताया मैंने, फिर से जानिए। जो नए महानिदेशक हैं वो बदले जा चुके हैं। अरब कंट्री से पहले महानिदेशक हैं यूनेस्को के जिनका नाम खालिद एल इनानी है। फिर मैंने बताया भारत से जो नॉमिनेशन जाता है वो ASI की तरफ से जाता है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजती है। और जब नॉमिनेशंस चले जाते हैं तो यूनेस्को के साथ 2 यानी 2+1 कमिटी, यूनियन और क्या है, काउंसिल है जो काम करती है और फिर वो तय करती है कि क्या सच में जो भी नॉमिनेशंस आए हैं उसमें कुछ ऐसी हैं बिल्डिंग्स, इमारतें, कुछ भी जो वैल्यू होल्ड करती हैं। अब वो कौन सी संस्थान है जो एडवाइजरी कमेटी है, वो कौन सी है, उनका नाम जान लीजिए। सबसे पहले आता है IUCN, फिर आता है इकोमॉस, फिर आता है ICCROM। ये कुछ संस्थान हैं जो यूनेस्को की एडवाइजरी कमेटी में आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इंटरनेशनल, इनके कामों के बारे में अभी बताऊंगी मैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर इकोमॉस की बात कर लेते हैं, ICOM
OS, ये संस्था है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। अब ये तो जो समिति मैंने आपको बताया, ये एडवाइजरी कमेटी है किसकी? यूनेस्को की। ये दोनों जो समितियां हैं ये तय करती हैं कि अलग अलग देशों से जो नॉमिनेशंस आए हैं उनमें कौन से ऐसे हैं जिन्हें हम शामिल कर सकते हैं विश्व धरोहर स्थलों में। तो ये एक हो गया। अब इसमें एक और संस्था है जो यूनेस्को का ही पार्ट है, बट वो लिस्टिंग में काम नहीं करती है। वो जो भी साइट्स हैं जिन्हें शामिल कर दिया गया है विश्व धरोहर स्थलों में, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए काम करती है, जिसका नाम है इकमॉस, सॉरी ICCROM। ये ऐसी संस्था है जो कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ये आपका यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो कवर होती हैं। क्या बताया मैंने? यूनेस्को के साथ दो एडवाइजरी कमेटी है, जिसमें IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सेकेंड वन इज इकॉमर्स यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक है, ये दो समिति जो है ये लिस्टिंग में काम करती हैं, ये तय करती हैं और फाइनलाइज करती हैं। और जो तीसरी संस्थान मैंने बताया वो क्या करती है? रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पर काम करती है, जो भी साइट्स को शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके 2 पेज में कवर होते हैं। अब जो भी यहाँ पर विश्व धरोहर स्थलों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है भारत में, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, और वो क्लासिफिकेशन 3 टाइप का है। फर्स्ट वन इज कल्चरल साइट, दूसरा है नेचुरल साइट, और तीसरा है मिक्स्ड साइट। जो सांस्कृतिक स्थलों की अगर हम बात करें तो वो ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जिन्हें मानव ने बनाया है। जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं आप जब पढ़ेंगे तो वो मानव निर्मित है, उन्हें बनाया गया था। ठीक है, तो मानव निर्मित ऐतिहासिक इमारतें, स्मारक, मूर्तियां जो कला और इतिहास में अद्वितीय हैं, यानी कुछ अलग इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं और ह्यूमन मेड हैं, वो स्मारक बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें यूनेस्को अपने साइट्स में शामिल करता है। जैसे उदाहरण ताजमहल, अजंता की गुफाएं और लाल किला, ये ऐसी इमारतें हैं जो कल्चरल साइट्स में आती हैं। अब भारत में ऐसी इसकी जो संख्या है ये यहाँ पर 34 लिखा हुआ है। 34 2023 तक की बात कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन अभी मैं क्लियर करूंगी। पहले क्लासिफिकेशन समझते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो प्राकृतिक स्थल का है, यानी नेचुरल साइट्स। नेचुरल साइट्स नाम से समझ रहे होंगे, जो उत्कृष्ट भूवैज्ञानिक यानी कुछ जियोलॉजिकल, उनका कुछ अलग इंपॉर्टेंस होगा, और प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जो बना होगा। जो आपने कल्चरल साइट्स के बारे में पढ़ा, सांस्कृतिक के बारे में, वो ह्यूमन मेड थे। जो आप जो प्राकृतिक पढ़ रहे हैं वो नेचुरली बने हुए हैं, प्रकृति ने खुद बनाया है। तो वो अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र या लुप्त प्राय जीवों के आवास। अब यहाँ पर एक तो मैंने आपको बताया, इसमें 2 डेफिनेशंस छुपी हुई हैं नेचुरल साइट्स की। पहला, जो नेचर ने खुद क्रिएट किया हो और दूसरा जो डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है लुप्त प्राय जीवों के आवास, यानी कुछ ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ अलग एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर जू या फिर फॉरेस्ट बनाए गए हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाता है जो नेचुरल साइट्स हैं उसमें। तो यानी 2 क्लियर हुआ, एक कल्चरल साइट जो ह्यूमन मेड होता है, और दूसरा प्राकृतिक स्थल। प्राकृतिक स्थल 2 आधारों पर आप समझ सकते हैं, जो उत्कृष्ट कुछ अलग प्राकृतिक प्रक्रियाओं से खुद से बने हुए हैं, और जो उसी में दूसरा डेफिनेशन है, दूसरा आधार है, जो लुप्त प्राय जीवों के आवास रहते हैं वो होते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन, ये इनके प्रमुख उदाहरण हैं।
भारत में इनकी संख्या 7 है। किनकी संख्या? नेचुरल साइट्स की। अब आते हैं मिक्स्ड, मिश्रित स्थल की अगर हम बात करेंगे तो केवल एक सबसे प्रमुख है, जिसे क्या बोला जाता है? कंचनजंगा बोला जाता है। लेकिन अगर आप स्थानीय भाषा की अगर बात करेंगे तो उसे खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। यानी आम बोलचाल की भाषा में हम कंचनजंगा बोलते हैं, लेकिन सिक्किम की जो स्थानीय भाषा है वहां पर इसे खांगचेंदजोंगा बोला जाता है, सिक्किम की स्थानीय भाषा में। अब मिश्रित का क्या अर्थ होगा? ऐसे स्थल जहां सांस्कृतिक और प्राकृतिक यानी जो कल्चरल साइट्स है और जो नेचुरल साइट्स है, दोनों विशेषताएं एक साथ मौजूद हों, यानी दोनों की जो क्वालिटीज है वो वहां पर पाई जाए, वो मिक्स्ड साइट कहलाएगा। और उसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया, सिक्किम का एकमात्र कंचनजंगा है। भारत में इसकी संख्या 1 है और अभी एकमात्र ही इनकी संख्या है। अब यहाँ पर ये आपने समझ लिया क्लासिफिकेशन, क्या क्या चीजें समझ ली, एक बार फिर से देखिए। आपने डेफिनेशन समझा यूनेस्को का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन सी इमारतें और क्यों होती हैं वो समझा, इनकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पर है, वर्तमान और पूर्व महानिदेशक कौन है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, और विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का आपने डेफिनेशन देखा। फिर कुछ एडिशनल फैक्ट्स थे जिसमें आपने जो एडवाइजरी कमेटी है उसके बारे में देखा, इंडिया के नॉमिनेशंस कौन भेजता है ये आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया कि जो भी कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की वो आपने जाना। तो यहाँ पर जो आपको संख्या 34 दिख रही है वो 36 है। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, अब हम भारत का यूनेस्को सांख्यिकी ढांचा देखने वाले हैं एट अ ग्लैंस। पूरा ग्लैंस देखेंगे कि कैसे डिवाइड किया गया है और कितने कितने संख्या में है भारत में। तो जो सांस्कृतिक है वो 36 है, प्राकृतिक 7 है और मिश्रित जो है वो अब भी एक ही है, कंचनजंगा सिक्किम का। अब यहाँ पर जो आपको संख्या दिख रही है 42, ये 2023 के आंकड़े को मिला करके है, ठीक है। यानी यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा 2023 में, यानी यहाँ पर आपका करंट अफेयर आ जाता है। 2023 में जो 41st और 42nd जो साइट था उसको ऐड किया गया है और वो कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले ये जानिए 1983 में भारत के जो पहले यूनेस्को स्थल हैं, यानी यूनेस्को की बात कर रहे हैं और यूनेस्को भारत के जो कल्चरल साइट हैं उनको शामिल किया है, जो सबसे पहले 1983 में ऐड किया गया था। कौन कौन से थे? एक साथ जो 4 साइट्स थी, 4 स्थल थे जिनको शामिल किया गया था, जैसे अजंता की गुफाएं पहला था और एलोरा की गुफाएं। ये दोनों जब भी आप सुनते हैं तो ये सिमिलर लगते हैं, बट इनमें भी कुछ अलग अलग इनकी क्वालिटीज हैं। जब हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो अजंता की गुफाएं पहला, दूसरा एलोरा की गुफाएं, तीसरा आगरा का किला और चौथा है ताजमहल। ये ऐसे 4 इंपॉर्टेंट स्थल हैं, साइट हैं जिनको यूनेस्को ने भारत की तरफ से 1983 में एक साथ शामिल किया था। नवीनतम जो शामिल स्थल हैं जो करंट अफेयर 2023 का है वो मैं बताती हूँ, जिनको इंक्लूड करके 42 जो है साइट्स हो रही हैं। सबसे पहले जो 41वां स्थल है जिसे शामिल किया गया था 2023 में, वो शांति निकेतन है जो पश्चिम बंगाल में है और सितंबर 2023 में इसे शामिल किया गया था। और ये जो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में है, इसे बनाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो 41st जो साइट है वो पश्चिम बंगाल में है, जिसे शामिल किया गया था सितंबर 2023 में, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। 42nd जो साइट है, ठीक है, 42वां जो स्थल है वो होयसल के पवित्र मंदिर समूह है। केवल एक नहीं, समूह की बात कर रहा है। 42nd जो साइट है जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है और सितंबर 2023 में इसे शामिल किया गया है। बेलूर, हेलीबिड और सोमनाथपुरा, यहाँ के जो समूह है मंदिरों के, उन्हें शामिल किया गया है 2023 में। अब ये आपका जो संख्या है ये 42 हो जाती है, लेकिन इनके अलावा यहाँ पर 2 और हैं जिन्हें 2024 और 2025 जुलाई में शामिल किया गया है। जब उन्हें काउंट कर लेंगे तो जो संख्या है वो 42 हो जाएगी। तो
43rd जो स्थल है वो कहां पर आता है? असम। शामिल कब किया गया? तो जुलाई 2024 में, और बोला गया इसे मोइडम। ये दफन का एक टीला था या फिर दफन प्रणाली का टीला बोल सकते हैं, या फिर आप इसे कब्रिस्तान भी बोल सकते हैं। ये आपका जो है 43rd जो साइट है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। 44th की अगर बात करते हैं, 44th जो साइट है वो 2025 में ऐड किया गया, ठीक है, और उसका नाम था मराठा मिलिट्री स्केप। ये आपका 44th जो कल्चरल साइट है उसे शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो यहाँ पर 4 करंट अफेयर आपको मिल गए 2023 से लेकर के 25 तक के, जिसमें संख्या जो थी 40 थी। कब तक? 2022 तक। 2023, 24, 25 इसमें 4 साइट्स को ऐड किया गया, जिसमें 2023 में 2 साइट्स थे जो शांति निकेतन था पश्चिम बंगाल का, और 42nd जो था वो पवित्र मंदिर समूह थे, और उसके बाद से जो हमारा 43rd है वो असम का मोइडम है जो पवित्र कब्रिस्तान है, उसे शामिल किया गया। 2025 में जो 44th साइट है हमारी मराठा मिलिट्री स्केप, इसे शामिल किया गया, और इन्हें जोड़ करके जो हमारी संख्या है वो यहाँ पर 44 कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या आपकी जो है अपडेट हो जाती है, और यहाँ पर आप 44 कर सकते हैं। ये आपका जो है आज तक का जो आप एमपी कांस्टेबल 2026 के लिए पढ़ रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, जो लोग भी नए बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, या फिर जो लोग हमारे साथ लगातार पढ़ रहे हैं, वीडियो में बने हुए हैं, उनको पहले तो सबसे अच्छी बात है कि आप हमारे साथ बने हुए हैं, कमेंट सेक्शन में एक्टिव हैं, एक्टिव रहिए। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, इस वीडियो की लिंक शेयर करिए, प्लेलिस्ट में जाने बोलिए। अगर कोई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बोलिए, कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज फॉलो करना चाहता है तो उन्हें शॉर्ट सेक्शन में भेजिए, हमारी एमपी कांस्टेबल की सीरीज फॉलो करने बोलिए। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको मिलेंगे अगर आप प्लेलिस्ट में विजिट करते हैं तो वीडियो को शेयर करिए। अब यहाँ पर 44 जो हमारा सांस्कृतिक कल्चरल साइट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। ये आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारे इस लेक्चर का, जो हमने स्टार्ट किया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट यानी पार्ट 1 लेक्चर 17 कंप्लीट होता है। और इसके आगे आपको और अच्छी अच्छी चीजें अपने भारत के बारे में, हमारा जो भारत है जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर बहुत सारी विविधताएं साथ लेकर के चलता है, उसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे, जिसमें जो भी हमारे स्थल हैं, साइट्स हैं, उसके बारे में जानेंगे, जिसमें आप नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता, अलोरा, ये सारे जो केव्स बनाए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनका क्या एक अलग वैल्यू होल्ड करते हैं, जिनके कारण उन्हें यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया। ये भी हम जानेंगे कि उसके पीछे का क्या कारण था, क्यों शामिल किया गया, और उससे जुड़े जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं वो भी हम एक नजर में देख लेंगे, जिससे आपका आने वाला परीक्षा जो है वो भी बेहतर जाए, और जो पिछले सवाल आ चुके हैं वो भी एक बार देख लिए जाएंगे। आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है यूनेस्को का वो कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर्स में हम जो साइट्स हैं उन पर विजिट करेंगे, विजिट एज इन उनके बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ से आपको ले जा नहीं सकती हूँ, लेकिन आप एक बार विजिट जरूर करिएगा जिन भी साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे आप जब एक्सप्लोर करते हैं तो आपको चीजें ज्यादा बेटर से क्लियर होती हैं। तो यहीं पर आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपनी राय बताइए, कोई चेंजेस हैं, कोई अपडेट्स हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो आपको हमारे लेक्चर में मिलेगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।